थैंक यू आरके गुप्ता जी फॉर योर नाइस वर्ड्स। इतना लेकिन इतना नहीं है मैं बहुत छोटा सा बंदा हूँ सर, कोई ज्यादा वो नहीं है, बट हाँ, always ready to help our professional colleagues in any manner to the best possible I can. Respected भारद्वाज जी, कन्वीनर ऑफ द स्टडी सर्कल श्रीनगर, आई थिंक कई बार आ चुका हूँ स्टडी सर्कल में और कई बार गुप्ता जी ने बुलाया है, तो जी सर। आई होप एवरीबडी नोज मी। सो गुड इवनिंग एवरीबडी। Before I start today's session, so I just want to make a few announcements for all the professional colleagues. Last week, we have been called by Principal Chief Commissioner 1 Delhi, and they have been given a target of 10,000 applications in Vivad Se Vishwas scheme. So Delhi charge को 10,000 application का target मिला हुआ है। वो बात अलग है कि वो बाहर जो है 20,000 का बोल रहे हैं कि 20 बोलेंगे तो 10 तो आ ही जाएंगी। So that's how the target is being given, and we have a meeting with the Principal Chief Commissioner as NIRC of ICAI. So उन्होंने हमें बुलाया है कि आप हमें suggestions दें कि कहाँ हमें जो है वो change करने की जरूरत है, कहाँ हमें improve करने की जरूरत है, या कोई particular difficulty किसी भी SSC को या उसके AR को आ रही है, तो आप straight forwardly मेरे पास आए ताकि हम जो है इसको आगे इसको लेके जा सके। तो हमारा एक सजेशन उसमें ये था कि आप कोई सेंट्रलाइज कॉल सेंटर या कोई नंबर्स दे दे जहाँ पे कोई भी मेंबर या कोई भी टैक्स पेयर जो है वो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सो दे अश्योर्ड अस कि दे विल इशू सम सेंट्रलाइज नंबर इन द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स ऑफिस ओनली, जहाँ पे आपका कोई भी क्वेरी हो जो आपकी CIT लेवल पे या AO लेवल पे रिजॉल्व नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू विवाद से विश्वास, then it can be taken up centrally also. Then we also requested for a panel of 3-4 officers of the rank of principal commissioners and all who could help us in resolving certain technical issues. जैसे अभी रवि जी ने एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप भी किया था, हमारे श्रीराम कॉलेज के ही रवि जी भी, तो उनका बड़ा टेक्निकल इशू है और कहीं पे भी डायरेक्ट प्रोविजंस में कवर नहीं है, बट वन कैन डिराइव दी मीनिंग फ्रॉम दिस। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उसमें भी जो है हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप कोई पैनल या कुछ बनाएं ताकि उसका हम रिजोल्यूशन कर सकें। एक थर्ड सजेशन और हमने दिया है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है कि अलग अलग चार्ज के हिसाब से, सो मे बी कॉर्पोरेट चार्ज, मे बी प्रोफेशनल चार्ज, मे बी कॉन्ट्रैक्टर चार्ज के हिसाब से हम एक दिन की कुछ मीटिंग प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम आप सबको ड्यू कोर्स में इंटीमेट करेंगे कि अगर आपका उस चार्ज के रिलेशन में कोई भी क्वेरी है जो अनरिजॉल्व है, चाहे वो 154 की एप्लीकेशन हो, चाहे वो और कोई क्वेरी हो with respect to विवाद से विश्वास, so the principal commissioner of that particular charge will be available and he will note down on a case to case basis. तो वो भी हम एक करने की अब जो है हमने रिक्वेस्ट की है, तो वो उसको मोडालिटीज वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे हो। तो उसमें कैसे होगा कि सर अगर आपके मान लीजिए कॉर्पोरेट चार्ज हमने एक दिन लिया, तो आपके कॉर्पोरेट के जितने क्लाइंट के जितने क्वेश्चंस हैं that we can take up on a one-on-one basis with the commissioner itself on an online platform. तो वो एक हमने एक इनिशिएटिव जो है वो उनको रिक्वेस्ट किया करने की और वो होगा, बट जब तक वो नहीं होता तब तक हम एटलीस्ट अपना काम तो करें, एंड वी नो दैट वी हैव ओनली 2 months left to file this application of विवाद से विश्वास। सर आई विल नॉट टेक मच ऑन द लीगल पार्ट, क्योंकि आप लीगल पार्ट बहुत ज्यादा सुन चुके होंगे, बहुत बारी पढ़ भी चुके होंगे, सो मैं लीगल पे ज्यादा टाइम ना लगा के मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेंबर से, इफ दे हैव एनी पर्टिकुलर क्वेरी और पर्टिकुलर क्वेश्चन that I want to discuss and resolve the issues. I am also learning and I believe you are also learning. So I will take few points about the legal part first and then we'll move straight forward on the practical part. As you know that this scheme of Vivad Se Vishwas was introduced by Finance Act 2020, and in this Finance Act it was stated that any order and which is passed or against which an appeal is pending as on 30th January, तो 31st January को जिसकी अपील पेंडिंग है एट CIT अपील और DRP और ITAT और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट,
इन सभी लेवल पे अगर आपकी कोई भी अपील पेंडिंग है एज ऑन 31st जनवरी, और उसके बाद उन्होंने एक्सटेंड किया, और द पीरियड इन विच द अपील इज सपोज टू बी फाइल्ड हैज नॉट बीन एक्सपायर्ड ऑन 31st जनवरी एंड द सेम इज बीइंग फाइल्ड विद इन द ड्यू टाइम अवेलेबल। सो या तो आपकी अपील ऑलरेडी फाइल हो चुकी 31st जनवरी से पहले और वो पेंडिंग है, या आपका अभी टाइम पीरियड जो है वो अभी तक 31st जनवरी को पूरा नहीं हुआ, वो जिस भी दिन पूरा हो रहा है वो उस पीरियड के बीच में अगर फाइल हो गई तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम अंडर विवाद से विश्वास। अब उसके अंदर क्या करना है, इफ एनी एसएससी और एनी टैक्स पेयर is having an pending appeal, then they may opt for the scheme. Then they have divided this into three categories. So one is the category of appeal which relates to the quantum appeal. तो जो भी आपका मेन एडिशन हुई है, चाहे वो अंडर नॉर्मल प्रोविजंस हो, चाहे मैट हो, चाहे एएमटी हो, if there is any kind of an addition in the assessment order either under section 143(3) or under section 144 or under section 148, so इस तरह की कोई भी अगर आपकी कोई अपील कोई भी ऑर्डर है जिसमें किसी भी तरह की कोई एडिशन हुई है, क्वांटम एडिशन हुई है, if the appeal is pending as on 31st January, then you are eligible to go for the scheme, and as per the scheme there you are liable to pay only 100% amount of tax. तो जो भी आपकी एडिशन ऑफ इनकम है जिसके अगेंस्ट आप अपील में हैं, उस अमाउंट का, उस डिस्प्यूट का जितना भी टैक्स बनता है, वट एवर रेट एप्लीकेबल ऑन दैट एसएससी, उस रेट का आपको सिर्फ वो 100% टैक्स देना है। आपका 100% टैक्स देते ही आपके टैक्स की डिमांड डिस्चार्ज हो जाएगी, इंटरेस्ट की डिमांड डिस्चार्ज हो जाएगी और पेनल्टी भी डिस्चार्ज हो जाएगी, चाहे पेनल्टी लगी हो या लगने वाली हो। इन बोथ द केसेस even the penalty proceedings will be discharged with this payment of 100% tax. अगर आपकी कोई अपील पेंडिंग है और वो अपील जो है इन रिलेशन टू सर्च हुई है 153(a) 153(a) और 153(c) की अगर कोई असेसमेंट है और उसके रिलेशन में आपकी कोई अपील पेंडिंग है एंड एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर वन असेसमेंट ईयर डू नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज, तो उस केस में आपको 125% ऑफ द टैक्स जमा कराना है। कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, मामला खत्म। सो अगर सर्च के केसेस हैं तो 125% आपको जमा कराना है। नॉन सर्च का केस है तो आपको नॉर्मल 100% जमा कराना है। इफ देयर इज नो क्वांटम डिमांड एंड द अपील इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू पेनल्टीज, तो आपको 271(1)(c) की पेनल्टी लगी है या कोई और सेक्शन में कोई भी पेनल्टी अपील पेंडिंग है, तो उस पेनल्टी अपील के लिए भी उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 25% ऑफ द पेनल्टी जमा कराएं, काम खत्म। अब मान लीजिए एक एसएससी है जिसकी पेनल्टी अपील भी पेंडिंग है और क्वांटम अपील भी पेंडिंग है, मतलब मेन अपील भी पेंडिंग है और साथ में उसकी पेनल्टी भी लग गई थी, उसके अगेंस्ट में भी उसने अपील की है, तो क्या दोनों को अलग अलग लेंगे या एक साथ लेंगे? आंसर इज एक साथ लेंगे। If the quantum appeal is pending, then in that quantum appeal you just simply pay 30% or whatever applicable tax rate on that SSC, and both the appeals, again whether it is a quantum appeal or the penalty appeal, both will be deemed to be withdrawn after the approval of the form in this scheme. So आपको सिर्फ 30% देना है, काम खत्म। अपील पेंडिंग है, अभी पेनल्टी इनिशिएट हुई है, अभी लेवी नहीं हुई, तो लेवी नहीं होगी। So this is what it says. Now how you have to file this विवाद से विश्वास एप्लीकेशन? आपको जो है फॉर्म 1 और 2 में ये एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी है इन दी ई फॉर्म मोड, और वो ई फॉर्म में जब आप अपना फाइल करेंगे डिटेल, उसके बाद डिपार्टमेंट विल गिव यू एन अप्रूवल इन फॉर्म 3। उस फॉर्म 3 में अप्रूवल आने के बाद आपको अपनी अपील विड्रॉ करनी है, और वो अपील विड्रॉ करने के बाद आपको इतना टैक्स जमा कराना है, और टैक्स जमा करा के आप दोबारा से सबमिट करेंगे तो वहां से एक फाइनल अप्रूवल फॉर्म आ जाएगा। नाउ व्हेन दिस फॉर्म, initial form needs to be filed, this has to be filed on or before 31st December 2020. So 31st December 2020 से पहले आपको ये फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। अभी तक पहले ये 31st मार्च को था, फिर ये बढ़ा के जो है वो जुलाई किया गया, जून किया गया, और उसको फिर दिसंबर कर दिया गया, और कुछ क्लैरिटी नहीं थी। अब उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि आप 31 दिसंबर 2020 तक ये फॉर्म फाइल कर दें, और उसके बाद डिपार्टमेंट आपको अप्रूवल देगा, एंड पेमेंट हैज टू बी मेड
ऑन और बिफोर 31st मार्च 2021। पहले लॉ में लिखा हुआ था कि 15 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल करना है। अब उन्होंने एक सर्कुलर इशू करके ये कह दिया कि 15 दिन की कोई आवश्यकता नहीं है, जिस भी दिन अप्रूवल आएगी उस दिन से लेकर 31st मार्च 2021 अगले साल तक आप उसको जो है जमा करा दें एंड फाइल द रेलेवेंट फॉर्म अगेन, तो और उसके बाद दैट विल बी अ वैलिड डिक्लेरेशन। अगर आप 31 मार्च तक नहीं जमा करा सकते कोई बात नहीं, आप 31 मार्च के बाद जमा करा सकते हैं विद एडिशनल फीस, तो वो एडिशनल अमाउंट लगा के भी आपको जमा हो सकता है। लेकिन अभी हम पहले विदाउट एडिशनल फीस की बात करते हैं। तो सिंपली उन्होंने ये कहा कि अगर आप 31 दिसंबर 2020 तक अपना फॉर्म फाइल करें और 31 मार्च 2021 तक टैक्स जमा करा दें तो आपका काम खत्म। ना उन्होंने फिर एक रिलैक्सेशन दी कि अपील ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एसएससी की अपील हो, देयर मे बी एन अपील ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल्सो। लेकिन सीआईटी अपील पे तो डिपार्टमेंट की अपील हो ही नहीं सकती, बिकॉज सीआईटी पे तो हमेशा एसएससी जाता है। So there may be an appeal pending before ITAT, there may be an appeal pending before High Court or Supreme Court, which is being filed by the department. So अगर departmental appeal है और that is against an issue which is being won or which has been adjudicated in favor of the SSC earlier. So अगर डिपार्टमेंट ITAT में अपील में है तो इसका मतलब ये है कि CIT अपील ने उस ग्राउंड पे हमें फेवरेबल ऑर्डर दिया होगा, तभी डिपार्टमेंट जो है अपील में है, या ITAT से हाई कोर्ट में अपील में है तो ITAT ने एक फेवरेबल ऑर्डर दिया होगा। तो उन्होंने एक रिलैक्सेशन दी कि अगर डिपार्टमेंटल अपील है और आप उस अपील में यू वांट टू गो एंड टेक द बेनिफिट ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, देन व्हाटएवर इज द एप्लीकेबल टैक्स रेट, चाहे वो पेनल्टी की हो तो 25% का रेट है, अगर वो क्वांटम अपील है तो 30% और एप्लीकेबल टैक्स रेट का है, अगर वो सर्च की अपील है तो 125% ऑफ द टैक्स का रेट है। यू आर लायबल टू पे ओनली 50% ऑफ दैट। तो जो भी आपका अपील है, अगर वो डिपार्टमेंटल अपील है और आप उसको सेटल करना चाहते हैं, काम खत्म करना चाहते हैं, तो आप सिंपली उसका 50% पे करो, काम खत्म। तो अगर किसी एसएससी ने सीआईटी अपील का ऑर्डर मैनेज करके लिया था और बाद में डिपार्टमेंट उसमें अपील में गया है, एंड इफ द प्रोफेशनल जजमेंट सेज दैट आईटीएटी में इतना आसानी से रिलीफ नहीं मिलेगा या आईटीएटी में अगेंस्ट एडवर्स ऑर्डर आ सकता है, तो इन दोज केसेस इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू पे 50% ऑफ द सेम एंड गेट रिड ऑफ इट। तो ये चीजें बड़ा ध्यान से आप ले लीजिए। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट penny stock cases, I am talking about SK Jain entries cases, I am talking about bogus purchase cases, etc etc. So अगर आपका CIT अपील में even though there is a favorable order, but if you believe that ITAT might give an adverse order, then it is always beneficial to go for this scheme, pay the half the taxes and matter is over। तो उसके बाद आपको कुछ भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मान लीजिए आपने जब असेसमेंट हुई, ड्यूरिंग दैट आफ्टर दैट असेसमेंट some amount have been paid or deposited by the SSC or some amount have been recovered by the department. So what will happen to those amounts? So the CBDT circular says that whatever amount paid, being the advance tax, being the TDS, being the amount paid against the demand, or being any other form of attachment of account, etc., those are treated as taxes paid under the विवाद से विश्वास स्कीम only. So आपको जो है सिर्फ बैलेंस अमाउंट पे करना है, पूरा अमाउंट वो जो है पे नहीं करना। Then there is an issue with respect to losses. So suppose there is an SSC who is having a loss during the year and the assessing officer have made the addition. After the addition there might be loss or there might be loss converted into profit, and the SSC is in appeal for that particular assessment year. Then how one should do it, how one should file this vivad se vishwas? Then CBDT white circular have clarified this, that the SSC have two options. One option is that pay the deemed tax on the loss or on the amount of addition without taking care, without adjusting the loss, or they say that I have a loss available with me which I am not set off against the future incomes, hence I am not liable to pay anything. They simply forgo the loss in the relevant year, relevant assessment year, and they can walk away. So this is another option which is available. So that all depends on the case to case basis.
if the SSC have loss in the particular year available and that loss is not set off in the future years, then it is always beneficial to take the benefit of this particular circular, and which says that you just surrender your loss and your case will be over, settled. So whether it is a department appeal or your appeal, in both the cases you can take the benefit of this particular scheme. So ये आप उसका benefit ले सकते हैं. Now the third next issue which comes is, so what will happen if the appeal was filed before 31st January, but the appeal was filed late. So 30 days to CIT appeal, 60 days to ITAT, 120 days to High Court, and then 180 days to Supreme Court. This is the time limit. Now, if somebody have filed the appeal late, beyond the period prescribed, but it was filed before 31st January, so it is pending on 31st January itself. Now the question is whether the scheme is available against those appeals or not. Answer to this is no. Till the time your delay in filing the appeal is being condoned by the CIT appeal, till that time your appeal is not a valid appeal. Hence, the assessee is not allowed to take the benefit of Vivad se Vishwas. In those cases, the better would be that you approach the CIT appeals or ITAT or High Court or Supreme Court and get your condonation done. So get the adjudication done to the limited extent of the condonation, whether condonation of late filing is being allowed or not allowed. Once it is allowed, then it becomes a valid appeal and you can go for Vivad se Vishwas scheme. Even in one of the case we have a delay of 2 days in filing an appeal before the High Court. Then we have applied to High Court to adjudicate, to list our matter and adjudicate to the extent of the delay in filing, and then they have passed an order in our favor, and they said that appeal delay condoned and appeal is admitted to be listed in the regular course. So this is what we got an order from Delhi High Court in one of the case, and based on that our Vivad se Vishwas application becomes a valid application. So आपका condonation वाला जो part है वो at least आप करा लीजिए जहां पे है. अब सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है CIT अपील में, क्योंकि CIT अपील जो है वो फेसलेस हो गया है. तो CIT अपील में किस तरह से condonation होगी, that we have already asked the principal chief commissioner about that particular part कि उनका condonation कैसे कराया जा सकता है, because अब तो सब फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील सेंटर पे जाएगा, बट ITAT, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो आप इसको प्लीज करा लीजिए जो भी आपको करा सकते हैं. CIT अपील के लिए हमने ऑलरेडी रेज कर दिया है, तो लेट अस सी उनमें क्या होगा. वैसे आपको ऑलरेडी करा लेना चाहिए था अब तक, बट अगर किसी कारण से नहीं भी हुआ तो वी विल सी कि कैसे ये किया जा सकता है. So that's the provision for the appeals which have filed late but filed on or before 31st January 2020. अब कुछ अपील्स ऐसी थी जो लेट थी बट 31st जनवरी के बाद फाइल हुई. सो मेरे को ऑर्डर मिला 22 जनवरी को और मुझे वो 30 डेज में CIT अपील फाइल करनी थी. तो लास्ट डेट वाज 22nd of February बट आई फाइल्ड द अपील ऑन 25th of February. सो मेरा 2 दिन का डिले हो गया, बट ऑर्डर जो है वो मेरे को टाइमली मिल गया था, बट 30 डेज से मेरा डिले हो गया. Whether I am eligible for the scheme? Answer is no. You are not eligible for the scheme because in the extended time, the appeal should file within the time limit. If it is filed beyond the time limit, then it is not allowed under the scheme itself. So उसके केस में आपका विवाद से विश्वास का चांस खत्म हो गया. आपको नॉर्मल कोर्स में ही आपको जो है वो करना पड़ेगा, आपको उसका बेनिफिट नॉर्मल कोर्स में ही आपको अपील में जाना पड़ेगा, अपील के करना पड़ेगा. विवाद से विश्वास का बेनिफिट नहीं ले सकते. नाउ गुप्ता जी ने मेरे को एक यूनिक केस भेजा. आरके गुप्ता जी ने कहा कि सर मेरा क्लाइंट का बैंक अटैच कर दिया फरवरी में. जब बैंक अटैच किया फरवरी में तो हम इनकम टैक्स ऑफिसर के पास गए. ऑफिसर ने बताया जी आपका तो असेसमेंट हुआ 144 में, आपके यहाँ से कोई आया ही नहीं. जब कोई आया ही नहीं तो हमने तो बेस्ट जजमेंट कर दिया. बेस्ट जजमेंट करके हमने 144 का ऑर्डर पास कर दिया, डिमांड निकाल दी, और डिमांड निकाल के जब किसी ने रिकवरी नहीं दी 30 डेज तक, तो हमने उठा के क्या किया, आपका बैंक अकाउंट अटैच कर दिया. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है जी सर्टिफाइड कॉपी तो दो ऑर्डर की. इन्होंने सर्टिफाइड कॉपी ली और वो लेके मेरे पास आ गए.
अब गुप्ता जी कहते हैं कि सर ये सर्टिफाइड कॉपी तो मुझे मिली 22 फरवरी को या 23 फरवरी को फॉर एग्जांपल, और विवाद से विश्वास स्कीम कहती है कि 31 जनवरी तक हो जानी चाहिए, तो क्या हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं? आंसर इज यस, द बेनिफिट इज अवेलेबल बिकॉज इट इज एन ऑर्डर अगेंस्ट विच यू कैन फाइल द अपील टिल 30 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। और आपको ऑर्डर जो है, क्योंकि वो 22 फरवरी को मिला है पहली बार, जिस दिन आपने उसकी सर्टिफाइड कॉपी ली, उस 22 फरवरी से 30 डेज का टाइम पीरियड काउंट होगा। लेट्स से इट कम्स टू बी 23rd ऑफ मार्च, तो 23rd ऑफ मार्च से पहले अगर आपने अपील फाइल कर दी थी तो आपका ये अपील जो है वो एक वैलिड अपील में काउंट होगी, और वो वैलिड अपील काउंट होने के कारण आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब गुप्ता जी ने क्या किया, वो अपील ही नहीं फाइल करी, आज तक फाइल नहीं करी वो अपील। मैंने कहा जी क्यों नहीं करी? कहते जी लॉकडाउन हो गया था, 23 मार्च तक का टाइम था। इन्होंने कहा जी 20 तारीख को लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन हो गया तो मैं अपील ही नहीं फाइल कर पाया। तो हमने कहा जी कोई बात नहीं, 20 मार्च के बाद की जितनी ड्यू डेट थी सारी 31 मार्च तक एक्सटेंड हो गई है, तो इवन इफ वी कैन फाइल दैट अपील टुडे आल्सो, देन दैट इज आल्सो एलिजिबल फॉर विवाद से विश्वास। तो अगर वो 20 मार्च के बाद की अगर कोई डेट है जो ड्यू डेट 20 मार्च के बाद है, दैट वाज फर्दर एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2021, देन आल्सो इट इज अ वैलिड अपील, तो आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं अगर वो इस तरह की प्रोविजंस आपको बेनिफिशियल पढ़नी पड़ेगी। सो अल्टीमेटली डिपार्टमेंट इज अ बिट लीनियंट अबाउट विवाद से विश्वास। आप उनके पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि मैं विवाद से विश्वास में ये बेनिफिट लेना चाहता हूँ और इसके टीम में इसमें कवर होना चाहता हूँ, so they will appreciate you and they will allow best possible support and help whatever they can with the limited resource that they have। तो इस तरह के केसेस भी आप इस विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर ले जाके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब सर एक और केस आया मेरे पास, उस केस में उन्होंने बोला कि सर मेरा जो एसएससी था उसकी क्वांटम एडिशन हुई, उसका किसी भी पॉइंट पे एडिशन हुई, साथ में नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पेनल्टी इनिशिएट हुई और उसने लगा दी, साथ में नॉन अटेंडेंस ऑफ दी हियरिंग की भी पेनल्टी इनिशिएट हुई और उसने लगा दी। अब मेरे आई एम इन अपील अगेंस्ट ऑल थ्री, सो मैं क्वांटम अपील में क्वांटम एडिशन के अगेंस्ट अपील में हूं, एक नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट के केस में एडिशन में हूं, और एक मैं नॉन अटेंडेंस ऑफ द ऑफिस और नॉट रिप्लाइंग के पेनल्टी के अगेंस्ट में मैं अपील में हूं। तो अब मैं इनमें कितनी एप्लीकेशन फाइल करूंगा? तो आंसर इज आपको 3 एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। पहली क्वांटम की एप्लीकेशन फाइल होगी जिसके अंदर आप 100% ऑफ द टैक्स आपको देना पड़ेगा। दूसरी आपकी एडिशन जो आपकी नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट वाली है, आप उसके अगेंस्ट 25% पेनल्टी देके काम खत्म कर सकते हैं, और नॉन अटेंडेंस वाली जो 271(1) की जो होती है पेनल्टी, वो वाली पेनल्टी भी आप 25% देके सेटल कर सकते हैं इफ यू आर इन अपील। तो अगर वो है तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करने का आपको अलाउ हुआ है, और यू कैन गो अहेड विद दीज एप्लीकेशंस। तो ये आपको जो है मोटा मोटा जो मैंने आपको बताया कि रफ if we say that what is the scheme is all about, so this is the scheme what is there in the finance act 2020 में जो आई है। इसके रिलेटेड अब जो है बहुत सारे सर्कुलर्स, बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस ऑलरेडी आ गई हैं, जिसमें एक तो आपको मेनली पेमेंट का आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया टिल 31 मार्च 2021, और अब वहां पे जो है जब आप फाइल करते हैं तो सीआईटी आपको जो है आपको इंस्टॉलमेंट्स का ऑप्शन भी दे रहे हैं कि ठीक है आप एक साथ ना देके टैक्स 3 इंस्टॉलमेंट में दे दें, आप अपना जो भी टैक्स है अगर वो इकट्ठा मार्च में देना चाहे आप मार्च में दे दें, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो लाइकवाइज दे आर अलाउइंग यू टू डू ऑल दिस। So this is a beneficial provision which have been there in the hands of the principal commissioner of income tax or commissioner of income tax as the case may be। तो ये आपको हो सकता है। अब बहुत सारे केसेस में क्या हुआ that we have seen that proper due credit of taxes, due credit of self assessment tax and due credit of TDS and TCS was not given to the assessee at the time of filing of the assessment order। तो जब उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर के साथ नोटिस ऑफ डिमांड और कंप्यूटेशन बनाया, उसमें टीडीएस का पूरा क्रेडिट नहीं दिया, उसके अंदर एडवांस टैक्स के किसी चालान का क्रेडिट नहीं दिया, उसके अंदर कोई सेल्फ असेसमेंट का क्रेडिट नहीं दिया, या कोई और कैलकुलेशन एरर कर दी, आपका मैट की कंप्यूटेशन गलत हो गई, आपकी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम गलत कर दी,
या कोई और एरर है, तो हम विवाद से विश्वास कैसे फाइल करें? So in all those cases, you should file a rectification under 154 first, and after going for that rectification, then you file the normal normal विवाद से विश्वास scheme order in that particular case. अब सर एक मेरे पास एक और यूनिक केस आया, that case was really unique what I have seen. मैं आपको केस बताता हूं क्या हुआ. So the case is there was an addition made by the transfer pricing officer. उन्होंने जो है लगभग 18% की एडिशन कर दी on the margin. Then the SSC went into DRP confirmed. Then the case went to ITAT. ITAT set aside the case back to the DRP, and DRP again made an addition at 12%. So instead of 18, they reduced it to 12. Then the party again went to ITAT. Now ITAT further reduced 12% to, let's say, 10%, and then SST is before High Court in that particular appeal, which is pending as on 31st January. तो अब इतना सारा सब कुछ होने के बाद तो इनिशियली हम ऐसे चलते हैं, इनिशियली 101 करोड़ की इनकम थी, टीपीओ ने 1 करोड़ 18 लाख बना दी, हम उसके अगेंस्ट डीआरपी गए, डीआरपी ने 18 लाख कंफर्म कर दिए, कंफर्म करते ही एओ ने फाइनल ऑर्डर पास कर दिया 1 करोड़ 18 लाख का. देन वी वेंट टू आईटीएटी, आईटीएटी ने केस सेट असाइड कर दिया दोबारा से डीआरपी पे, डीआरपी ने वो 18 लाख की एडिशन को रिड्यूस करके 12 लाख कर दिया. अब 12 लाख की उसके अगेंस्ट हम दोबारा से आईटीएटी गए, आईटीएटी ने उस 12 लाख को फर्दर रिड्यूस करके 10 लाख कर दिया, और हम इस 10 लाख की एडिशन के अगेंस्ट हम जो है हाई कोर्ट में हैं. सो वी आर बिफोर द हाई कोर्ट अगेंस्ट दैट 10 लाख एडिशन. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइल विवाद से विश्वास स्कीम में कैसे करेंगे. अब मैंने सबसे पहले पूछा कि क्या आईटीएटी के ऑर्डर का अपील इफेक्ट मिला है या नहीं मिला. 90% केसेस में नहीं मिला होता. So then you have to apply under section 154 to give the appeal effect of the last ITAT order. So the last ITAT order है, क्योंकि अभी ओरिजिनल ऑर्डर जो होगा असेसमेंट ऑर्डर वो 18 लाख का एडिशन का होगा. फर्दर जब वो डीआरपी ने 12 किया होगा तो उसका कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ होगा, और अगर कर दिया तो देन अपील गिविंग इफेक्ट का ऑर्डर करके वो 12 पे आ गया होगा. देन वी वेंट टू आईटीएटी. तो आईटीएटी का जो फाइनल 10% का ऑर्डर है, उस 10% के ऑर्डर का हमें सबसे पहले 154 कराना है. उस 154 कराने के बाद then it will become a my final last assessment order rectified till 154. अब वो जो 10 लाख रुपए है जिसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में हूं, उस 10 लाख का जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस है that I need to pay for it. अब सपोज हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट की भी अपील है विद रिस्पेक्ट टू 2%, तो 12 से 10 हुआ था, तो जो डिफरेंस है उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट है. तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि या तो मैं 10 लाख वाला एक अलग हो गया, वहां पे मैंने अपना 30% दिया, काम खत्म. जो 2 लाख रुपए या 2% वाला जो अमाउंट है जिसमें डिपार्टमेंट अपील में है, तो उसका मैं 30% डिवाइडेड बाय 2 देके भी उसको सेटल कर सकता हूं. सो देयर विल बी 2 डिफरेंट एप्लीकेशन अंडर विवाद से विश्वास which I need to file. One is for my own appeal and second is the appeal of the department again in the high court against the ITAT order. तो ये दो तरह से आपको जो है केस टू केस बेसिस पे समझना पड़ेगा कि आप कैसे इस अपील को फाइल करेंगे और कैसे उसके जो टैक्सेस है उसका क्रेडिट या कैसे आप उसका लास्ट ऑर्डर निकालेंगे. Now there is one more case which have come to me. In that case what happened was there was an addition on account of an SSC amounting rupees 1 crore. So 1 करोड़ की डिमांड थी और असेसिंग ऑफिसर ने उसका बैंक अकाउंट अटैच किया और 55 लाख रुपए निकाल लिए. So then he have taken out 55 lakhs from that bank account. Now how to reflect that particular 55 lakh from the in the विवाद से विश्वास स्कीम. तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी अमाउंट विड्रॉन बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर या असेसिंग ऑफिसर होता है, immediately the same is paid to the credit of the central government by way of a चालान. तो वो अगर आप उस पर्टिकुलर एसएससी का उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का 26 एएस चेक करेंगे तो जितना भी अमाउंट उन्होंने बैंक से निकाला होगा वो सारा का सारा अगेंस्ट चालान जमा किया होगा उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में. तो उस एसएससी का जो उस पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में चालान जमा है, आप उसका रेफरेंस यहाँ पे विवाद से विश्वास स्कीम की एप्लीकेशन में दें और उसके अंदर लिखें कि अगेंस्ट दिस चालान नंबर ऑन सच एंड सच डेट this much amount have been deposited either by you or by the
assessing officer. So दोनों by way of a चालान against your PAN number of the SSC होंगे, तो उसके अगेंस्ट आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर उसके अंदर रिफंड आ रहा है, तो मान लीजिए मेरी विवाद से विश्वास स्कीम में जो डिमांड बनी वो 30 लाख थी, बट असेसिंग ऑफिसर ने 80 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए हैं मेरे अकाउंट से, तो रिमेनिंग अमाउंट विल बी कम एज अ रिफंड इन द एप्लीकेशन इटसेल्फ। और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट करी है डिपार्टमेंट को, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि वो फुलफिल होगी। हमने कहा है कि जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव हो तो दिस रिफंड शुड आल्सो कम टू द एसएससी। तो अभी तक वो उसके ऊपर तो कुछ कह नहीं रहे हैं कि रिफंड देंगे नहीं देंगे, बट लीगली दिस रिफंड इज एलिजिबल और दिस रिफंड इज ड्यू टू द एसएससी, जो उसको ड्यू कोर्स में मिलेगा। तो ये एक प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनल ब्रदर्स की ये एक नॉर्मल क्वेरी आती है कि डिपार्टमेंट ने अगर पैसे निकाल लिए अकाउंट से तो उसको हम कैसे रिफ्लेक्ट करें। कोई जरूरत नहीं है रिफ्लेक्ट करने की, आप 26A में जाएं, वहां पे आपको चालान नंबर मिलेगा और उस चालान नंबर के अगेंस्ट आप उसको ले सकते हैं। कई बारी अमाउंट सिंगल डेबिटेड होता है, बट डिफरेंट असेसमेंट ईयर्स में चालान होते हैं, क्योंकि अलग अलग सालों का उन्होंने पे किया होगा या अलग अलग सालों में वो अमाउंट बाइफरकेट किया होगा। तो बेस्ड ऑन दैट आप जिस साल में जो लेना चाहें, जो उसमें आए हैं चालान, उसको उन सालों का क्रेडिट लिया जा सकता है, उन सालों में आपको बेनिफिट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया जो कई बारी हमारे प्रोफेशनल ब्रदर पूछते हैं कि सर मान लीजिए असेसमेंट ईयर 15-16 की असेसमेंट हुई थी और 15-16 की असेसमेंट में आपके एसएससी की डिमांड रेज हुई 5 लाख रुपए। उस 5 लाख रुपए के डिमांड के अगेंस्ट द पर्सन द एसएससी इज इन अपील आइदर बिफोर सीआईटी और आईटीटी, और जहां पे भी अपील पेंडिंग है। असेसमेंट ईयर 18-19 में आपके एसएससी का, उसी एसएससी का कोई रिफंड था 3 लाख रुपए का, और वो रिफंड जो है वो एडजस्ट हो गया अगेंस्ट दी अर्लियर डिमांड। अब जब अर्लियर डिमांड एडजस्ट हो गया और आपको मान लीजिए फॉर द टाइमिंग हम मान के चलते हैं कि वो आपकी अपील जो है वो सक्सेसफुल हो गई, द एसएससी गॉट अ फेवरेबल ऑर्डर ऑन दी 100% इशू एंड डिपार्टमेंट इज इन अपील। अब डिपार्टमेंट उस केस में अपील में है, तो अब एसएससी का एक नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि सर ये जो 3 लाख रुपए एडजस्ट हुए थे, इस 3 लाख रुपए का रिफंड कैसे मिलेगा, और क्या हम इस 3 लाख रुपए का बेनिफिट विवाद से विश्वास स्कीम में किसी भी तरह ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आंसर इज कि जैसे ही ये अमाउंट एडजस्ट हुआ, तो जिस साल का ये रिफंड था उस साल में आपको कुछ और नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज डीम्ड टू बी एंड रिफंड इशूड फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, देन दिस अमाउंट ऑफ टैक्स गोज टू द ईयर इन विच इट इज बीइंग एडजस्टेड। और उस अगर मान लीजिए 18-19 असेसमेंट ईयर का रिफंड था और वो आपका 15-16 से एडजस्ट हुआ, तो 18-19 में डीम टू बी रिफंड गिवन हो गया, और 15-16 में ये एक तरह से एडवांस टैक्स या टैक्स पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड बाय द डिपार्टमेंट में चालान के थ्रू जमा हो गया। अब आप 15-16 की अगर विवाद से विश्वास स्कीम में फाइल करने जा रहे हैं, तो विवाद से विश्वास फॉर 15-16 में आप इस पर्टिकुलर चालान का इस 3 लाख रुपए का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर वो डिपार्टमेंट की अपील है तो 50% ही पे करना है, तो आप इसको पूरा बेनिफिट लेके आप इसको चालान को डालिए, और उसको डालने के बाद आपका जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी रिसीव्ड बाय यू और बाय द एसएससी बाय वे ऑफ अ रिफंड। कब मिलेगा मुझे नहीं मालूम, बट मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइल द एप्लीकेशन ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम in case of the adjustment of demand in many cases. इसके अलावा अगर आपकी कोई specific queries हो तो I would like to answer those queries also in between. So या तो आप कहीं chat box में लिख लें या आप one by one पूछ सकते हैं जो इस particular scheme से related आपकी कोई query आ रही हो तो। गुप्ता जी, can we take some queries now? आप म्यूट है सर। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है। वैसे yes, मुझे ऐसा लगता है जी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, आप अपने हिसाब से देखें कि जैसे फॉर्म है, फॉर्म पे जो भी आपको लगता है थोड़ा पेक्यूलियर क्लॉजेस है, उसको थोड़ा सा ध्यान से इनको बता दीजिए कैसे फॉर्म भरना है। मतलब फॉर्म फिलिंग तो मैंने एक फॉर्म पे एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है बाय टेकिंग अप स्क्रीनशॉट, तो इफ यू अलाउ मी आई कैन शेयर दैट प्रेजेंटेशन कि हाउ टू फिल द फॉर्म। हाँ बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो मैं सर आपको शेयर कर रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं आपको को होस्ट, हाँ ये आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, आपकी शेयर हो गई स्क्रीन, नजर आ रहा है स्क्रीन पर?
सर ये this is a screenshot of various forms available under विवाद से विश्वास। सर आप कभी भी किसी भी एसएससी का लॉगिन करेंगे on the income tax website, then on the top right hand side there was a tab of विवाद से विश्वास। Then it consists of three things. One is prepare and submit the DTVSV form, means विवाद से विश्वास form, view the form which have already been submitted, and then there was certain rules circulars, notifications which have been put it as resources। तो उसमें आप लोगों को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। सो हम पहले जाते हैं प्रिपेयर एंड सबमिट दी एप्लीकेशन। तो जैसे ही हम प्रिपेयर में जाएंगे, पैन नंबर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आपका पैन नंबर क्या है। उसके बाद आपका कौन से साल की आप एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं, मतलब विच असेसमेंट ईयर। तो सारे असेसमेंट ईयर यहाँ पे दिए हुए हैं, आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, देन दिस फॉर्म 1 विल कम अप, और इस फॉर्म 1 के अंदर आपको क्या कहा जाएगा, आपको एक ये कहा जाएगा, एक मिनट सर, चलिए फॉर्म 1 के अंदर आपको कहा जाएगा कि आप इंस्ट्रक्शंस में भरें। पैन नंबर आपका ऑटोमेटिकली आएगा, आधार लिंक है ऑटोमेटिकली आएगा, नाम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट इज, first is whether the applicant is the applicant in terms of section 2 of the विवाद से विश्वास scheme and is not eligible to apply under section 9 of the scheme। उसके अंदर कुछ पार्टीज को डिबार किया हुआ है कि आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे उन्होंने कहा है कि अगर आपके कोई फॉरेन एसेट से रिलेटेड कोई एडिशन है, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा की एडिशन है इन केस ऑफ सर्च, तो आप एलिजिबल नहीं है। आपका कोई कॉपा पौसा फेमा में या कहीं पे भी कोई प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गई है तो आप नहीं कर सकते। आपके किसी इनकम टैक्स के किसी भी मैटर में प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो गई है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो अगर आपका वो एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल एसएससी हो जो इस स्कीम को ले जा सकता है, इस स्कीम के अंदर आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, देन यू हैव टू सिलेक्ट यस। सर नेक्स्ट सिलेक्शन इज विद रिस्पेक्ट टू मैट क्रेडिट एंड विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिसिएशन। सो अभी जो रवि जी आपने जो मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सेमिनार, तो आपको जो है यहाँ पे ये मैट क्रेडिट वाला वर्ड यूज करना है दो, और उसके अंदर आपको यस और नो देना है। अगर आप लॉस और मैट क्रेडिट को फॉरगो करना चाहते हो फॉर फ्यूचर ईयर, देन यू हैव टू सिलेक्ट यस, अदरवाइज यू हैव टू सिलेक्ट नो। तो ये आपको जो है पार्ट ए में आपको ये चीजें भरनी पड़ेगी। देन वी मूव टू दी part B. Part B is talking about 4 things. One is whether it is a quantum appeal। अगर quantum appeal है तो उसके लिए आपको select करना है disputed tax। अगर वो अपील आपकी 2011A की है या कोई और इंटरेस्ट की अपील है, then you have to select disputed interest। अगर वो अपील आपकी पेनल्टी की अपील है, then you have to select disputed penalty। और अगर वो अपील आपकी 234D कोई फीस की है, कोई जिसके अगेंस्ट आप अपील में 234D टीडीएस वाला मेनली यहाँ पे आती है, देन यू हैव टू सिलेक्ट द फोर्थ ऑप्शन। देन आपने असेसमेंट ईयर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है तो वो असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। फिर आपको ये बताना है कि ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो है इस अपील में जाना चाहते हैं। सो अगेंस्ट विच ऑर्डर यू वांट टू बी इन अपील। सो whether this is an order of AO under 143(3) or 144 or whatever is the order। तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो सेक्शन सेलेक्ट करेंगे कि वो किस सेक्शन में आपका ऑर्डर हुआ है। अगर कोई उसका रिलेटेड ऑर्डर है, जैसे 148 रेड विद 143(3), 148 रेड विद 144 और 144 रेड विद 143(3) एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो आपको दोनों सेक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये ऑर्डर किसका है, असेसिंग ऑफिसर कौन है, आईटीओ है, एसीआईटी है, डीसीआईटी है, एडिशनल है, तो किस फॉरम पे है और कहाँ पे आपकी अपील जो है वो पेंडिंग है। तो वो सारी बेसिकली अपील से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें पार्ट बी में देनी है कि अपील नंबर क्या है, कब फाइल हुई थी, किसके पास फाइल हुई थी, आईटीएटी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो हमें सारी डिटेल जो है वो पार्ट बी में देनी है जो हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसलिए मैं आप ज्यादा इसमें नहीं डिटेल कर रहा, बट आप इसको भर के दे सकते हैं। अगर वो डीआरपी में पेंडिंग है तो डीआरपी का भी ऑप्शन है, और अगर वो पेनल्टी की अपील है तो पेनल्टी में डालिए, इंटरेस्ट की अपील है इंटरेस्ट में डालिए, जिसमें भी जिसकी भी जो अपील है वो आप वहां पे डाल सकते हैं।
फिर हमारे पास ये ऑप्शन आता है CDEF का फॉर्म में। ये CDEF है टैक्स एरियर्स, और D है उसके रिलेटेड आपके विवाद से विश्वास स्कीम में कैसे है। अब ये जो डेट्स है ये रीअलाइंड हो गई हैं, और अब ये डेट्स है वो 31 मार्च आ जाएगी, 31 मार्च 2021। तो अगर आप पूरा टैक्स 31 मार्च से पहले देना चाहते हैं तो विदाउट एडिशन, और उसके बाद देना चाहते हैं तो विद एडिशन। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली आएगा, आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो C and D नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश, बट आप जैसे शेड्यूल भरेंगे तो ऑटोमेटिकली पिक होके आएगा। ई पार्ट में आपको यहाँ पे भरना है कि क्या आप ये डिक्लेरेशन जो आप दे रहे हैं इसके अगेंस्ट आपने कोई भी टैक्स जमा कराया है, क्या कोई डिक्लेरेशन की कोई पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई चालान जमा कराया जिसका क्रेडिट नहीं दिया गया, या मैंने वो डिपार्टमेंट वालों ने आपके अकाउंट से जो है विड्रॉ कर लिए पैसे, या आपने खुद से कोई जमा करा दिए। अगर आंसर इज यस, देन यू हैव टू ऐड all the BSR code, date of payment, serial number and amount. So based on that आपको सारे के सारी डिटेल जो है, जो भी आपके टैक्सेस पेड की डिटेल है वो आपको पार्ट नंबर ई में दे दी है। उसके बाद ई के अंदर 3 में आपका टोटल टैक्स आ जाएगा, डी में आपकी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी, और दोनों का डिफरेंस जो है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर कोई रिफंड क्लेम बनना चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज द पार्ट ई ऑफ द फॉर्म। उसके बाद अगर आप देखें तो हम आगे चलते हैं, तो उसमें हम शेड्यूल्स में आ गए। अब इस शेड्यूल के अंदर टोटल मिला के 7 कॉलम हैं। उसके अंदर आपकी अपील या तो CIT अपील में पेंडिंग होगी, या ITAT में पेंडिंग होगी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, DRP, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर ये रेवेन्यू की अपील है तो रेवेन्यू की होगी। तो ये उन्होंने यहाँ पे शेड्यूल दिया आपको, हर एक शेड्यूल के हिसाब से। अगर वो CIT है तो CIT में जाना है, ITAT है तो ITAT में जाना है। ITAT में भी 2 कॉलम है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू की अपील है या आपकी अपील है। सिमिलरली हाई कोर्ट में भी रेवेन्यू अपील है या आपकी अपील है, सुप्रीम कोर्ट में रेवेन्यू अपील है या आपकी अपील है। तो लाइकवाइज देयर वाज अ स्पेसिफिक कॉलम, और सभी कॉलम्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यूनिफॉर्म है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि टोटल इनकम एज पर ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील इज फाइल्ड। जो भी उसकी टोटल इनकम है जो AO ने डिटरमाइन की है वो आपको यहाँ पे देना है। इस टोटल इनकम में से कितना अमाउंट का डिस्प्यूट है जिसके अगेंस्ट आपका कोई फेवरेबल ऑर्डर है वो B1 में देना है, और जो अपील का डिस्प्यूटेड इनकम है जिसमें आपका फेवरेबल ऑर्डर नहीं है वो आपको B2 में देना है। तो B1 में फेवरेबल, B2 में नॉन फेवरेबल। उसके हिसाब से आपको जो है डिस्प्यूटेड टैक्स निकालना है, फेवरेबल वाले का 50% के रेट पे और नॉन फेवरेबल वाले का 100% के रेट पे, या 125% और 50% ऑफ 125%, या 25% अगर हम पेनल्टी की बात करें तो 50% 12.5% एंड 25%। तो उसकी तरह से हमें यहाँ पे वो रेट डिस्प्यूटेड टैक्स निकालना है। उसके अंदर अगर मान लीजिए किसी CIT अपील ने कोई एनहांसमेंट का नोटिस दे दिया है 31 मार्च से पहले, 31 जनवरी से पहले, तो 31 जनवरी से पहले जितना भी अमाउंट का एनहांसमेंट का नोटिस दिया है उस प्रोबेबल एनहांसमेंट के ऊपर कितना टैक्स बनेगा तो वो हमें यहाँ पे ई कॉलम में देना है। इन सबको हम टोटल करेंगे तो ये टोटल डिस्प्यूटेड टैक्स हो गया। इसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट चार्ज किया हुआ है डिस्प्यूटेड टैक्स पे AO ने तो वो हमें यहाँ पे देना है। कोई पेनल्टी लेवी हो चुकी है तो हमें H कॉलम में देना है। अगर पेनल्टी अभी लेवी नहीं हुई, सिर्फ इनिशिएट हुई है, तो हमें H कॉलम में कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। नो पेनल्टी which have not been levied or order for which have not been passed is not required to give under column number H. So ये कॉमन क्वेरी आती है कि अभी पेनल्टी लगी नहीं है तो क्या हम H में दे? आंसर इज नहीं देना। So then it becomes the tax arrears, and then on the tax arrears you have to see कि आपका जो टैक्स एरियर के हिसाब से कितना आपका अमाउंट पेबल बनेगा इस विवाद से विश्वास स्कीम में, और जो भी आपका अमाउंट पेबल बनेगा वो बिफोर 31 मार्च 2021 कितना होगा और आफ्टर 31 मार्च 2021 क्या होगा। तो 10% का जो एनहांसमेंट उन्होंने दिया उसके हिसाब से हम यहाँ पे Y कॉलम में भर देंगे, एंड दीज अमाउंट्स विल ऑटोमेटिकली पिक्ड फ्रॉम हियर एंड पुट अंडर कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम पार्ट C एंड पार्ट D ऑफ द फॉर्म। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिक आएगा, और इसी में आपके देखेंगे तो शेड्यूल 1 इज फॉर CIT अपील, शेड्यूल 2 इज फॉर DRP, शेड्यूल DRP में सेम चीज मांगी गई है। शेड्यूल 3 इज अगेन फॉर DRP एंड SSC हैव नॉट पास्ड एनी ऑर्डर, उसमें आपको अलग से देना है। तो एक में DRP की ऑर्डर आ चुका है, उसके बाद फाइनल ऑर्डर हो चुका है,
एक में अपील अभी डीआरपी के बिफोर ही पेंडिंग है, तो 3 तरह के केसेस उन्होंने दे दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी डिपार्टमेंट की अपील है, केस ऑफ अपील ऑफ डिपार्टमेंट इज पेंडिंग इन ITAT। फिर उन्होंने कहा एसएससी की अपील इज पेंडिंग बिफोर ITAT एंड डेट हैव नॉट बीन एक्सपायर्ड। Then the to be filed in case of writ petition of SSC pending in High Court as on 31st March. Then writ petition pending writ petition of department is pending before High Court. Then SLP of SSC is pending. SLP of department is pending. Then application for revision of application 263, 264 is pending. और उसके बाद लास्ट उन्होंने कहा कि कोई भी इंटरनेशनल मीडिएशन और रिकंसिलेशन पेंडिंग है, जैसा वोडाफोन के केस में और केन एनर्जी के केस में पेंडिंग है, तो उनके लिए भी ये स्कीम जो है आई है अंडर कॉलम 11। तो ये हमें जैसे ही हम भरेंगे, ये भरने के बाद फिर हमें शेड्यूल बी में TDS TCS की बात डिटेल भरनी है। सी में अभी हमने बताया पेंडिंग डिटेल्स ऑफ द पेंडिंग अपील भरनी है। वो भरने के बाद हम डी में आ जाएंगे। डी इज फॉर अगर हम पहले ए में अगर यस करते हैं तो ये एक्टिवेट होगा, नो करते हैं तो ये एक्टिवेट नहीं होगा। ये बेसिकली जो फॉर्म है शेड्यूल डी है, दिस रिलेट्स टू अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एंड मैट क्रेडिट का है। तो आप यहाँ पे जो रवि जी ने जैसे सुबह अभी इनिशियल स्टार्ट में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे आप इस डिटेल को भर सकते हैं कि कितना अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, कितना अनअब्सॉर्ब्ड लॉस और कितना मैट क्रेडिट आप फॉरगो करना चाहते हो। तो उसके लिए जो है आपको ये ABCDE कॉलम जो है ये आपको भरने पड़ेंगे। दैट यू नीड टू फिल दीज डिटेल्स इन कॉलम नंबर इन कॉलम A to E इन शेड्यूल D। ये करने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन में आपका नाम, फादर्स नेम, आप सेल्फ है या डायरेक्टर है या पार्टनर है या ट्रस्टी है, जो भी देना है, आपका पैन नंबर, आपका प्लेस एटसेट्रा। और उसके बाद एक फॉर्म 2 के अंदर आपको क्या देनी पड़ेगी, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि अगर मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो मैं इसका बिल विड्रॉ कर लूंगा, प्लस मैंने ये बोनाफाइड कर रहा हूँ और इस तरह के मैं डिबार नहीं हूँ अंडर द स्कीम। तो ये मुझे एक डिक्लेरेशन फॉर्म 2 में देनी पड़ेगी। जैसे ही मैं ये डिक्लेरेशन दूंगा, मुझे जो है फॉर्म 3 के अंदर जो है डिपार्टमेंट वाले मेरे को फॉर्म 3 में क्या करेंगे, they will give me what I can say, they will give me the form 3 approval। और जैसे ही मेरे को फॉर्म 3 की अप्रूवल आएगी, उस फॉर्म 3 की अप्रूवल के बाद मुझे अपनी अपील विड्रॉ करनी है। और अपील विड्रॉ कर जैसे ही मैं कर लूंगा, टैक्स जमा कराना है। टैक्स जमा कराने के बाद जो है मुझे फॉर्म 4 में फाइनल अप्रूवल फॉर्म 4 फाइल करना है और मुझे फिर वो फाइनल अप्रूवल 5 में मिल जाएगी। और वो जो 5 होगी वो मेरा एक फाइनल वो है जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज माय फाइनल डॉक्यूमेंट टू बी टेकन। अब कुछ क्वेश्चंस आए कि अगर मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर ईयर में मैं विवाद से विश्वास स्कीम में गया और आगे या पीछे के सालों में वो अपील में पेंडिंग है, फॉर विच आई डू नॉट वांट टू गो फॉर विवाद से विश्वास स्कीम, वेदर going for विवाद से विश्वास scheme in that particular year will be detrimental or will be taken as against in the other years where I am in appeal? Answer is no. Each year is a separate year. आप किसी भी साल में विवाद से विश्वास में जा सकते हैं। और आप विवाद से विश्वास में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसकी एडिशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ओनली इन ऑर्डर टू बाय पीस हम जो है ये विवाद से विश्वास में जा रहे हैं, अपना जो है अपना अपील सेटल करने के लिए हम ये स्कीम में जा रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज हाउ यू कैन फाइल द फॉर्म प्रैक्टिकली, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आई इनवाइट योर क्वेरीज, सो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेरी। आप चैट बॉक्स में भी लिख के मेरे से क्वेरी पूछ सकते हैं। सर एम आई ऑडिबल गुप्ता जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो लगा अविनाश जी आप ये बताइए कि किन टाइप के लोगों को इसमें जाना चाहिए और किन को नहीं जाना चाहिए, ये बताइए किन को नहीं जाना चाहिए इसमें। कौन से ऐसे लोग हैं
जिनको इसमें नहीं जाना चाहिए। सर देखिए, अगर आपके पास स्टॉक वगैरह के लिए लोग सब कहते ही हैं कि भाई पेरी स्टॉक वाले चले जाए तो इसमें अच्छा है, तो किनको नहीं जाना चाहिए? सर, if there is an assessee whose appeal in the earlier years is already in favor of the SSC, तो मान लीजिए एक SSC है जिसकी एक ही इशू पे हर साल एडिशन हो जाती है और पुराने सालों में उसको ऑलरेडी रिलीफ मिल रहा है, चाहे वो CIT अपील से मिल रहा हो, चाहे वो IT-AT से मिल रहा हो, चाहे वो हाई कोर्ट से मिल रहा हो, अगर उसको ऑलरेडी रिलीफ मिल रहा है पास्ट ईयर्स में, तो आई बिलीव कि उसको इस स्कीम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर SSC की जो एडिशन है वो इस नेचर की है जो जनरली जैसे 144 का ऑर्डर है और उसमें लिखा क्योंकि कोई रिप्रेजेंट नहीं किया इसलिए मैं जितना क्रेडिट आया सबको इनकम 68 में जोड़ दिया मैंने, तो उन केसेस में भी विवाद से विश्वास में जाने का कोई फायदा नहीं है। आप नॉर्मल अपील में जाके अपने एडिशनल एविडेंसेस सबमिट करें और वहां पे अपील कराएं, दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर द SSC। इफ ऑल द केसेस वेयर एडिशंस वर मेड ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन, तो डीमोनेटाइजेशन की जो एडिशनें हुई हैं उन सब के केस में 78% का टैक्स लगा है। सो आपको अगर आप इस स्कीम में जाते हैं तो आपको 78% टैक्स देना है। तो उस स्कीम के लिए उन कैटेगरी ऑफ SSCs के लिए भी दिस स्कीम माइट नॉट बी बेनिफिशियल प्रोवाइडेड ही हैव मेरिट्स इन द केस। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने अपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जमा करा लिए तो वो सोचे कि भी मेरे को अब इस स्कीम में जाने के कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो 78% नहीं दूंगा, जब उसको 1 करोड़ की कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है तो बेटर टू गो इन दिस स्कीम। बट इफ द केस इज हैविंग मेरिट्स, तो मान लीजिए मैं एक ज्वेलर था और मेरी एक्सेप्शनली सेल जो है वो डीमोनेटाइजेशन से एक दिन पहले हो गई 50 लाख की और मेरे पास स्टॉक भी था, सब कुछ था, तो उन दो केसेस में मुझे नहीं लगता कि स्कीम में जाने की कोई आवश्यकता है, तो वो आप जो है उस केसेस को देख सकते हैं, कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एडहॉक एडिशंस की गई हैं, अगर क्वांटम ज्यादा है तो मैं ये मानता हूं कि उनको इस स्कीम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो डिपेंड करता है सर कि आपके केस में मेरिट्स कितने हैं और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करें कि स्कीम में जाना है या नहीं जाना। बट जो मैंने आपको बता दिया, पेनी स्टॉक हो गया, एंट्री वाले हो गए, बोगस परचेज वाले हो गए, इन सब केसेस में तो आई बिलीव वी शुड गो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमें इसमें रिलीफ नहीं मिलेगा। सर आई जस्ट टेक 1 मिनट, somebody is calling me on the door, just प्लीज कोई दिक्कत। तो जब तक अविनाश जी गए हैं मैं आपको बता दूं कि हमारा 7 तारीख को भी एक प्रोग्राम है ऑन MSME। आ गए अविनाश जी? हाँ जी सर। तो सर तो उसके अंदर मैंने आपको जैसे बताया जाना चाहिए कि इन लोगों को तो जाना ही चाहिए और इन लोगों को नहीं जाना चाहिए, बाकी बीच में वेयर द प्रोफेशनल जजमेंट इज रिक्वायर्ड कि आपको क्या करना है। एक सर एक और बेटर है, अगर किसी SSC के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस थे और जो उसने अगले 5-6 सालों में सेट ऑफ नहीं किए, मतलब अगर वो सेट ऑफ नहीं हुए तो आई बिलीव कि आने वाले टाइम में वो लैप्स हो जाएंगे, तो उन सब चीजों में आई बिलीव कि इट इज बेटर टू सेटल द इशू एंड गो इन दिस केस और अपने लॉस फॉरगो करो, आपको टैक्स भी कुछ नहीं देना, तो उन केसेस में आप इसको सेटल करें चाहे आपके कितने ही मेरिट्स हो केस में, बट उसको सेटल करके किया जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर में तो कोई मिलेगा नहीं सर उसका बेनिफिट। ये तो नहीं, तो लॉस ऑटोमेटिकली अलाउ कर रहे हैं यहीं पर ही लॉस जो हो रहा है। क्या ऑप्शन है, तो मान लीजिए आपने एक SSC ने लॉस रिटर्न भरी, मान लीजिए उसके 1 लाख रुपए का लॉस था, उसने अपनी लॉस की रिटर्न भरी, असेसिंग ऑफिसर ने उस लॉस रिटर्न को स्क्रूटनाइज किया और 80,000 रुपए की एडिशन कर दी, ठीक है सर। तो नेट में डिमांड उसने क्या किया, नेट में आपका 20,000 रुपए का लॉस उसने कैरी फॉरवर्ड अलाउ किया, 80,000 रुपए का लॉस एक तरह से डिसअलाउ कर दिया। अब मान लीजिए अगले 8 सालों में या अगले 7 सालों में या 6 सालों में, अभी मुझे नहीं मालूम किस असेसमेंट का केस है, तो डिपेंडिंग ऑन द केस आपने ये देखा कि अगले 4-5 सालों में वो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूस लॉस में चली आ रही है। एक होटल कंपनी है, होटल कंपनी हमेशा लॉस में है, कोई स्टील प्लांट है लॉस में है, तो SSC उस नेचर का है जिसका लॉस कंटिन्यू होता चला आ रहा है। तो उस केस में आपको क्या ऑप्शन है, आप विवाद से विश्वास फाइल करके
80,000 रुपए का जो लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया उसको फॉरगो कर दो। तो जैसे ही आप लॉस फॉरगो करोगे आपको टैक्स तो कुछ देना नहीं, और आपका डिस्प्यूट सेटल हो गया, आपकी अपील खत्म हो गई, ना कोई पेनल्टी देनी, ना कोई इंटरेस्ट देना, ना कुछ देना, काम खत्म। क्योंकि आपका लॉस अगर अलाउ हो भी जाता तो भी कौन सा आप एडजस्ट करने वाले थे अगले सालों में। वो तो है। तो उन केसेस में तो इट इज बेनिफिशियल कि आप जो है इस स्कीम का बेनिफिट उठाएं। तो किन किन स्कीम में ऐसा जी देना लेना कुछ नहीं, बस फॉर्म भरा और छुट्टी? सर मैट क्रेडिट में है, जहाँ पे अभी जैसे रवि जी ने जो एक क्वेश्चन पूछा मैट क्रेडिट का कि भाई एडिशन हुई बट मैट में टैक्स दिया हुआ था तो उसका क्रेडिट फॉरगो करना पड़ेगा, वो आप ले सकते हैं। जहाँ लॉसेस का बेनिफिट है वो ले सकते हैं। करंट ईयर का लॉसेस का बेनिफिट है वहां ले सकते हैं। कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन चला आ रहा है उसको फॉरगो करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का कोई बेनिफिट आपको नहीं दिया गया उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरह के 3-4-5 मैटर्स हैं जहां पे बिना कोई टैक्स जमा किए सिर्फ ये फॉर्म फाइल करो और आपकी अपील खत्म हो जाएगी। और खाली मेन अपील नहीं खत्म होगी सर, साथ में जो इसकी पेनल्टी अपील चल रही होगी वो भी खत्म हो जाएगी, इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो इसमें डिपार्टमेंट ने कोई बना रखा है कि डिपार्टमेंट भी कुछ हेल्प करता है क्या फॉर्म फाइल करने में? भाई कोई एसएससी कह दे मुझे तो फॉर्म भरना नहीं आता, तो डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा सिस्टम किया हुआ है कि वहां वो कोई फेलिसिटेशन सेंटर टाइप बनाए? डिपार्टमेंट ने कुछ किया हुआ? सर डिपार्टमेंट करने लगेगा तो आप और मैं क्या करेंगे? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, कई बार होता है ना डिपार्टमेंट में कुछ बनाता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई एसएससी या कोई एआर ऑफ द एसएससी फॉर विवाद से विश्वास स्कीम किसी भी कमिश्नर के पास जाता है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो आ रहा है, सो ही विल हेल्प हिम आउट। इवन असेसिंग ऑफिसर्स आर आल्सो हेल्पिंग, दे आर आल्सो कॉलिंग देयर एसएससीज एंड से कि आप विवाद से विश्वास फाइल कर दीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो हमें बता दीजिए, हम करवा देते हैं। और अभी आने वाले 1 महीने में दिवाली के बाद आप मान के चलिए रोज आपको फोन ही आने वाले हैं, क्योंकि 10,000 का टारगेट ऐसे नहीं होगा पूरा। हाँ जी, हाँ ये तो हाँ जी नितेश गोयल जी, बड़ी लेट आए हो, कोई क्वेश्चन है क्या? अटेंडेंस मार्क करने आए हैं सर सिर्फ। हाँ जी सर, आपका कोई क्वेश्चन है शायद आप। जी सर कोई और क्वेश्चन है तो सर हम ले सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन ऑन विवाद से विश्वास और एनी अदर क्वेश्चन ऑन इनकम टैक्स? गुप्ता जी मुझे लगता नहीं कोई और क्वेश्चन है, तो और कुछ लेना है मीटिंग? आईबीसी वाले केसेस में थोड़ा बता दीजिए, आईबीसी वाले जो केसेस हैं उसका भी कुछ लिंक है क्या इससे विवाद से विश्वास से? सर आईबीसी के जो केसेस है ना सर, उसमें तो विवाद से विश्वास करने का कोई फायदा ही नहीं है, because the moment your resolution application is being approved by the NCLT, your all past liability and appeal is zero, अपने आप से खत्म हो गई। अच्छा, मतलब एक कंपनी जो आईबीसी में चली गई, आईबीसी में अप्रूव हो गया रेजोल्यूशन प्लान, तो जितनी उसकी लाइबिलिटीज थी टैक्सेशन लाइबिलिटीज, नहीं अप्रूव नहीं हुआ, मतलब एडमिट हो गई एप्लीकेशन उसकी, जिसकी एप्लीकेशन एडमिट हो गई। सर अगर एडमिट हो गई तो इन दैट केस तो फिर अगर वो आप इस अपील का इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर क्यों लेंगे वो बेनिफिट? सर जब उनकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली ऑपरेशनल क्रेडिट में आके जीरो हो जानी है, तो 30% टैक्स क्यों दें? क्या उनको फायदा नहीं, सही बात। Why they should give this 30% tax on those cases? तो अगर कोई कंपनी आईबीसी प्रोसीडिंग में चली गई तो उसको तो इन सब चीजों में जाना ही नहीं चाहिए। सिर्फ
एक केस है, अगर आईबीसी पे कंपनी गई और वो बाय वे ऑफ लिक्विडेशन कुछ हो रहा है उस कंपनी में, तो एक ग्रे एरिया है। तो उन केसेस में वो विवाद से विश्वास ऑफिशियल लिक्विडेटर जो अपॉइंट हुआ है वो इस बीवीएस का बेनिफिट लेने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। नॉर्मली सर जो आईबीसी में कंपनियां जाती हैं, दे आर ऑल लॉस मेकिंग कंपनीज नॉर्मली। तो लॉस मेकिंग कंपनीज में तो सर आप देखो कि अगर लॉस पड़े हैं, आगे सेट ऑफ होने नहीं है, तो इस एप्लीकेशन फाइल करा दो। ठीक बात है। क्योंकि आज की डेट में तो हमें पता नहीं है कि रेजोल्यूशन बाय लिक्विडेशन होगा या गोइंग कंसर्न होगा या कैसे होगा। तो अगर आपको लॉसेस अगर आप फॉरगो करना चाहते हो, तो वो सब केस स्पेसिफिक बेसिस पे है कि आईबीसी कंपनी क्या है, क्या एडिशन है, क्या नेचर ऑफ एडिशन है, तो उसके बेसिस पे ही सजेस्ट किया जा सकता है कि बीवीएस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट ब्लैंकेट एज सच मुझे नहीं लगता कि हम ये कह सकते हैं कि आईबीसी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो दोनों चीजें नहीं है। It all depends on the actual facts of the case. वैसे ये स्कीम तो काफी टाइम से चल रही है जी, आपको तो आइडिया होगा। कितना रिस्पांस आया अभी तक? अभी तक जो रिस्पांस आया, कुछ आया है रिस्पांस? सर रिस्पांस तो आया, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं आई। तो अप्रूवल नहीं आई तो अभी एग्जैक्ट नंबर्स कैन नॉट बी क्वांटिफाइड एंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डिमांड कैन आल्सो बी नॉट क्वांटिफाइबल एज ऑफ नाउ। नहीं तो कुछ ऐसा डिपार्टमेंट की साइट पे देते हैं कुछ, भाई इतनी नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हो गई, इतना ऐसा कुछ? नहीं अभी दिया नहीं उन्होंने, बट दे देंगे वो, दे विल गिव। मतलब आपको मैं वैसे बताऊं प्रैक्टिकली, एवरेजली जो लोग अपील का काम करते हैं इंक्लूडिंग मी, we are going in approximately 60% to 70% cases under VVS. ओके, हाँ ठीक है। क्योंकि सर 60 to 70% केसेस में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या है कि एसएससी जो है वो सर्टेनिटी चाहता है। हाँ, कई बार ये भी होता है, वो डेफरमेंट चाहता है कि चलो चलता रहे केस, ठीक है, ये भी बात है, ये चलता रहेगा और 10 साल चलता रहेगा। जैसे 148 के जितने मैटर है, उस 148 में जितना टैक्स बनता है उससे ज्यादा इंटरेस्ट बन जाता है। मान लीजिए टोटल 5 लाख की एडिशन हुई, 5 लाख की एडिशन पे 1.5 लाख रुपए टैक्स हुआ, और उसका जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो वो जो है 2 लाख रुपए आ जाता है। उसके बाद 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी भी आ जाती है। तो मतलब 5 लाख की इनकम में लगभग 5 लाख रुपए की डिमांड बन जाती है। फिर उसको अपील में लड़ते रहो, कुछ रिलीफ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो एटलीस्ट इन दोस केसेस हमने अपने सारे क्लाइंट को सजेस्ट किया जहां पे क्वांटम ज्यादा बड़ा नहीं है, अप टू 25 लाख तक की एडिशन है, क्योंकि सर उसको आईटीटी के अपील का भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, सीआईटी अपील के भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो उन केसेस के अंदर वी आर सजेस्टिंग कि आप अपना 30% टैक्स दो, काम खत्म, ना पेनल्टी लगेगी ना इंटरेस्ट लगेगा। तो मान लीजिए 2008-9 की अपील है, 9-10 की अपील है, अभी तक टैक्स सिर्फ 20% दिया हुआ है, तो वो 20% टैक्स भी जो है लगभग 90% टैक्स बनता है अंडर दिस स्कीम। तो उनको तो सिर्फ 10% ही फालतू और देना है। ये तो है। तो 148 वाले मैटर्स में तो वी आर सजेस्टिंग एंड रिकमेंडिंग कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप जो है एसएससी को सजेस्ट करो कि इस स्कीम में जाएं। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि काफी अपीलें जो हैं वो इस स्कीम में चली जाएंगी। काफी चीजें, मतलब जो मेरा इंटरेक्शन है विद फ्यू प्रोफेशनल्स हु आर डूइंग ओनली एपिलेट वर्क, so they are saying about 60 to 80% of appeals will go under this scheme. The only problem is COVID now, कि पैसे नहीं है टैक्स जमा कराने के। Otherwise assessees are willing to go for the scheme. और अब तो सीआईटी अपील भी फेसलेस है, अब तो जाना ही पड़ेगा। हाँ ठीक बात है, बात तो सही है। अब तक तो ये उम्मीद थी कि चलो सीआईटी अपील से हो जाएगा काम। हाँ ये तो है। तो इसलिए now there is a need for rethinking of all the appeals once again. But only request is कि आप 154 वगैरह प्रॉपर पहले से करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप 25 दिसंबर को बीवीएस की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए बैठे और पता चले कि 154 तो हुआ ही नहीं हुआ पहले। तो डिस्प्यूटेड डिमांड कैसे निकालें, वो कैसे निकालें। तो इस सब चीजों के लिए द केस शुड बी रेडी फॉर फाइलिंग वीवीएस की। तो एक बार आप सारी अपील्स को दोबारा से रिकलेक्ट करके देख लीजिए कि उसमें क्या एग्जैक्टली कैसे हमें फाइल करना है। और उसके लिए अगर हमें कोई एओ से 154 कराना है तो वो करा लें, कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है तो वो ले लें, कोई सीआईटी से मिलकर कोई क्लैरिफिकेशन लेनी है तो वो हम ले लें।
So these are some important steps before filing the application under VVS. तो वो हमें करना पड़ेगा सर. तो भारद्वाज जी, डेलिब्रेशन तो ऑलमोस्ट ओवर है. अविनाश जी ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं. हाँ, अभी क्वेश्चन किसी का है नहीं. We are still left with 45 minutes. तो कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर डिस्कस करना चाहे तो इट कैन बी टेकन. 206 अविनाश जी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, मेन कुछ हाइलाइट्स उसकी. अविनाश जी या उसके अलावा कोई अगर आप पर्टिकुलर कोई डिस्कस करना चाहें करंट उस पे, ये जो है अपना टैक्स ऑडिट से रिलेटेड या कुछ भी, एनीथिंग आपको ऐसा लगता हो कि कोई इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ये वाली चीज थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, जैसे अब ये लोग ITR वगैरह भी फाइल कर रहे हैं, तो उस टाइप से कुछ भी आपको लगता है एनीथिंग इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट फॉर मेंबर्स, तो 10-15 मिनट उसको डिस्कस कर लेते हैं, देन वी कैन वाइंड अप द मीटिंग. ठीक है. भारद्वाज जी ने जैसे पहले 206 के लिए 206C की बात करी, तो आई थिंक ही इज मोर इंटरेस्टेड इन 2061H 206C 1H provision which have been recently introduced with effect from 1st of October 2020. So जो इसमें हमारी प्रोविजन आई है, that provision says that every person who is selling the goods, the word uses sale of goods. So and if that person who is a seller who receives any consideration exceeding rupees 50 lakhs, either single or aggregate during the financial year, then he is under an obligation to collect TCS at the rate of 0.1%, which is further reduced by notification and the amendment in the Act to 0.75% till 31st March 2021, and then 0.1% from the buyer. तो जो बायर से जब भी पैसा रिसीव करेगा और वो पैसा जो है वो 50 लाख से ज्यादा है, आइदर सिंगल और एग्रीगेट ट्रांजैक्शन, तो जितना भी 50 लाख से ज्यादा अमाउंट रिसीव होगा उसके ऊपर 0.75% क्या उसको TCS कलेक्ट करना है. अब इसके अंदर देयर आर सर्टेन इश्यूज, कपल ऑफ इश्यूज व्हिच आर इन्वॉल्वड इन इट, कि ये कब प्रोविजन नहीं लगेगा. उन्होंने कहा कि अगर जो ये प्रोविजन विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ दी बायर इज गवर्नमेंट. अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो अगर बायर है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगेगा. मतलब अगर रेलवे अगर कोई सामान खरीद रहा है तो सेलर जब उसको सामान बेचेगा तो सेलर को उससे TCS कलेक्ट नहीं करना. इन केस ऑफ एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ गुड्स, जो भी हमारे सामान बाहर से आया, बाहर जा रहे हैं, जिसमें एक पार्टी बाहर की होगी, तो उस केस के अंदर भी हमारा ये प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगा. Then the question comes, what will happen in high sea sale? तो अगर मान लीजिए मैंने इंपोर्ट करना था और बिफोर कस्टम बाउंड्री मैंने जो है भारद्वाज जी को हाई सी सेल पे सामान भेज दिया, तो then the transaction is between me and भारद्वाज जी and we both are resident. So in that case also this provision is not applicable because this is instead of me, Bharadwaj ji is now importing the goods, so hence he becomes the importer of goods. तो इसके ऊपर भी ये पर्टिकुलर केस पे, ये इस वाले केस में आपका TCS की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी. अगर टोटल एग्रीगेट ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज्यादा बिफोर 1 अक्टूबर हो गई तो क्या उस पेमेंट के ऊपर हमें TCS कलेक्ट करके जमा करना है? आंसर इज नो. बट ऑल द पेमेंट्स रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 October, if the 50 lakhs have already been expired, that limit is expired from 1st of April till 30th of September, तो जो भी अमाउंट रिसीव होगा उसके ऊपर 0.1% पे हमें TCS कलेक्ट करना है. अगर मान लीजिए पहले 50 लाख नहीं हुआ, 40 लाख हुआ, तो 10 लाख की छूट है, उसके बाद का जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर हमें करना है. What will happen opening debtors as on 1st of April or as on 1st of October? No distinction between opening debtor or sales made during the year. Any amount received on or after 1st October, if aggregate or single payment exceeded 50 lakh rupees during that financial year, then in excess of 50 lakhs you have to collect TCS at the rate of 0.75%. तो उसके ऊपर ये हमें करना है. मान लीजिए ये अविनाश जी, ये 50 lakhs वाली लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर पर पार्टी है ना? पर पार्टी पर फाइनेंशियल ईयर. तो एक पार्टी से रिसीव करने हैं एक फाइनेंशियल ईयर में.
तो अगर आपने भारद्वाज जी से रिसीव करे तो एक पार्टी हो गई, आपने आपसे रिसीव हुआ दूसरी पार्टी होगी, मेरे से रिसीव करे आई एम थर्ड पार्टी। और ये पूरी प्रोविजन मेरे ऊपर तभी अप्लाई होगी जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगी। सो दैट आई फॉरगेट टू टेल यू अबाउट दिस कंडीशन। सो अगर मेरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो दिस प्रोविजन ऑफ 2061H इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मी। और गुप्ता जी आप सेल ऑफ गुड्स पे ही, सेल ऑफ गुड्स पर या सर्विसेज पर है नहीं है सर? फॉर द पर्पस ऑफ TCS in the current year it is on sale of goods, but for the purpose of calculating the turnover, preceding a turnover, then both has to be added. तो आप मान लीजिए 9 करोड़ रुपए की गुड्स की टर्नओवर थी पिछले साल और 2 करोड़ की सर्विसेज की थी, तो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 11 करोड़ हो गई, तो आप कवर्ड हो। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी सेल ऑफ गुड्स क्योंकि 10 करोड़ से कम है तो इसलिए मैं कवर्ड नहीं हूँ। लेकिन करंट ईयर में TCS जो कलेक्ट करना है वो ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स करना है। सर्विसेज के कंपोनेंट पे आपको जो है TCS कलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए अब आपने 2 बिल रेज करे, 2 बिल में एक गुड्स का था और एक सर्विस का था। एक गुड्स का मान लीजिए 70 लाख रुपए का था, सर्विसेज का 20 लाख रुपए का था, तो आपने 90 लाख का बिल रेज किया और मैंने जो है 50 लाख की पेमेंट 55 लाख की पेमेंट कर दी। तो अब ये 55 लाख तो आप क्या मानोगे, गुड्स के अगेंस्ट मानोगे या सर्विस के अगेंस्ट मानोगे? तो ये आपकी अकाउंटिंग पे डिपेंड करेगा। अगर आप ये मानते हैं कि 55 में से 20 लाख तो सर्विसेज के हैं तो पहले 20 लाख साइड कर लो, उसमें TCS कलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर जो बचे 35 लाख है वो आपके गुड्स के माने जाएंगे अगेंस्ट द बिल ऑफ 70 लाख, तो 50 लाख की एग्जम्पशन हो जाएगी। उसके बाद जो भी होगा उसके ऊपर आपको TCS जमा करना पड़ेगा, कलेक्ट करके सरकार को देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। अब इसमें कोई GST का कंपोनेंट लग गया, बिल में GST भी चार्ज होगा। अब जब हमें पेमेंट रिसीव होगी तो ये जो 0.75% है ये एग्रीगेट टर्नओवर का लेंगे या खाली विदाउट GST लेंगे? तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी इसके ऊपर बाय वे ऑफ अ सर्कुलर कि आपको एग्रीगेट का लेना है GST इंक्लूड करके। तो मतलब GST कंपोनेंट के ऊपर भी TCS कलेक्ट होगा। टू सम एक्सटेंट आई बिलीव दैट दिस इज रॉन्ग प्रैक्टिस, बट लेकिन उन्होंने क्योंकि क्लैरिफाई कर दिया है तो मुझे इसके ऊपर अब मुझे को कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये करना पड़ेगा। देन कुछ चीजों को गुड्स कहा जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर गुड्स है या सर्विस है? अब आपको ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, जैसे TCS के केस में लगाएं या माइक्रोसॉफ्ट के केस में लगाएं या किसी और सॉफ्टवेयर कंपनी के केस में लगाएं, सर वो तो लाखों करोड़ों रुपए के सॉफ्टवेयर खरीदते हैं हर साल और बेचते भी हैं। तो अब उन केसेस में अब वो सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, अब इस सॉफ्टवेयर को गुड्स माने या सर्विस माने? तो सॉफ्टवेयर के केस में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई TCS की और उस TCS की जजमेंट ने कहा सॉफ्टवेयर जो है वो गुड्स है। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट अब सेल करेगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और वो सेल करती है और सेल करने के बाद जो बायर है जिसने खरीदा सॉफ्टवेयर उससे अगर 10 लाख रुपए से 50 लाख से ज्यादा रिसीव करती है तो उसको भी अब TCS 0.75% से कलेक्ट करना पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी। नेक्स्ट, पावर। आप बिजली, सब लोग हम बिजली यूज करते हैं घरों में, हम सब लोग अपनी फैक्ट्रियों में भी बिजली यूज करते हैं। तो बिजली क्या है? व्हाट इज द पावर? पावर इज आल्सो ट्रीटेड एज गुड्स। सो अगर किसी फैक्ट्री, अगर किसी बिजली वितरण कंपनी जो हमारी BSES या NDPL या NDMC है दिल्ली में, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली का बिल दिया फैक्ट्री को या किसी भी यूनिट को और वो एग्रीगेट पेमेंट अगर 50 लाख से ज्यादा रिसीव करेंगे तो उसके ऊपर भी उसको बिजली कंपनी को क्या करना पड़ेगा? 0.75% से TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली जो जनरेटिंग कंपनी है लाइक NTPC एटसेट्रा, they are also under an obligation to collect 0.75% as TCS from the discoms, वो करना पड़ेगा। लेकिन अब बहुत बार क्या होता है, ये डिस्कॉम्स जो होती हैं ये ट्रेड पावर ट्रेड एक्सचेंज है, जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ऐसे पावर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस होते हैं। तो उन पावर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस से भी पावर जो है वो सेल भी करती है और परचेज भी करती है। तो उसके लिए उन्होंने एक एग्जम्पशन दे दी कि पावर ट्रेड एक्सचेंजेस जो CERC एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं वो अप्रूव्ड एक्सचेंजेस होते हैं, तो वहां की जो ट्रांजेक्शन होगी उनके ऊपर TCS अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, शेयर्स। जितने भी ये शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं, क्या ये गुड्स हैं या सर्विस है? तो ये शेयर्स को भी उन्होंने कहा कि गुड्स हैं
और उन्होंने कहा कि जो आप स्टॉक एक्सचेंजेस से सेल परचेज करोगे उस स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपका यह टीसीएस नहीं लगेगा। बट अगर आप अदर देन स्टॉक एक्सचेंज कोई शेयर्स खरीदते बेचते हो और वो पेमेंट रिसीव्ड इज एक्सीडिंग 50 लाख हो गई तो उसके ऊपर भी अब जो है टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75%, प्रोवाइडेड कि प्रीवियस ईयर की टर्नओवर जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा हो। तो अब जो शेयर का सेल परचेज है उसके ऊपर भी अब टीसीएस कलेक्ट होगा, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड के शेयर्स हो या प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हो। तो 50 लाख से ज्यादा का अगर शेयर ट्रांजेक्शन होगी तो उसके ऊपर भी अब ये टीसीएस कलेक्ट होना करना पड़ेगा। तो ये उन्होंने जो है शेयर्स के केस में क्लैरिफिकेशन दी कि वहां पे भी आपको ये करना पड़ेगा एक्सेप्ट स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज में शेयर परचेज करी तो कुछ नहीं होगा। लास्ट उन्होंने एक लॉ में लिखा कि अगर कोई ऐसे सेल परचेज हो रही है गुड्स की जहां पे टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर एनी प्रोविजन। तो एग्जांपल के तौर पे मैं समझता हूं कि सर मान लीजिए मैंने अपना सेल किया फूड टू एनी कंपनी, मैं किसी कंपनी में केटरर का काम कर रहा हूं और वो केटरिंग में मैं अपना सामान बेच रहा हूं, अपना खाना दे रहा हूं, उस खाने के अंदर मेरी सर्विस भी है, मेरा सेल भी हो रही है गुड्स की, और जब कंपनी मुझे पेमेंट करती है तो 194C के अंदर ऑलरेडी मेरा टीडीएस डिडक्ट कर लेती है। तो उस केस में क्योंकि टीडीएस ऑलरेडी डिडक्टेड है तो उस केस में हमें ये 2061C 206C 1H की प्रोविजन अप्लाई नहीं करेगी। नेक्स्ट, अगर मेरे को किसी और टीसीएस की प्रोविजन में मैं ऑलरेडी कवर्ड हूं, तो मान लीजिए मैं लिकर कंपनी हूं और लिकर कंपनी जो है किसी और कंपनी को सेल कर रही है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रही है लिकर, और उस डिस्ट्रीब्यूटर से जब वो लिकर सेल करती है तो ऑलरेडी टीसीएस कलेक्ट कर रही है अंडर 206C। तो मुझे 206C 1H के अंदर टीडीएस कलेक्ट करने की कोई टीसीएस कलेक्ट करने की कोई एडिशनल आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही वो काम कर रहा हूं। नेक्स्ट, आई एम अ कार मैन्युफैक्चरर, मैं मारुति हूं, मैं होंडा हूं, मैं जो हूं हुंडई हूं, और मैं अपनी गाड़ियां बेच रहा हूं टू माय डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर इन टर्न सेलिंग इट टू अदर्स। मैं BMW हूं, मैं मर्सिडीज हूं। तो ये जो कंपनीज है ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को जब बेचती हैं गाड़ियां और इनके डिस्ट्रीब्यूटर जब फर्दर लोगों को बेचते हैं तो हमारे यहाँ ऑलरेडी टीसीएस कलेक्शन का प्रोविजन है कि अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी होगी तो टीसीएस ऑलरेडी कलेक्ट होगा ऑन द सेल ऑफ कार्स। बट B2B ट्रांजेक्शंस में नहीं लगता। मतलब जब मारुति अपने डीलर को बेचेगी तो उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। जब एक डीलर दूसरे डीलर को बेचेगा तो भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। जब ये लोग किसी सेलर को बेचते हैं डायरेक्ट और वो 10 लाख रुपए से ज्यादा की गाड़ी होती है तो ये प्रोविजन अप्लाई होता था। तो उस केस में कहा गया कि अगर अर्लियर प्रोविजन जो है सेल ऑफ कार एक्सीडिंग ₹10 लाख में टीसीएस कलेक्ट होता है तो 206C 1H में टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। बट अगर मान लीजिए गाड़ी जो है वो 10 लाख से कम की है, 8-8 लाख की मैंने 10 कार बेच दी, तो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 80 लाख की मैंने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी और को कार बेच दी, किसी ट्रस्ट को बेच दी, किसी इंडिविजुअल को बेच दी, तो अब मेरे को वो वाली दूसरी जो अर्लियर प्रोविजन है उसमें कवर नहीं हूं क्योंकि ईच कार इज लेस देन 10 लाख रुपीस। बट अब उस केस में 206C 1H लगेगा और क्योंकि एग्रीगेट अमाउंट में 50 लाख से ज्यादा रिसीव कर रहा हूं तो उस केस में मुझे वो 50 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट होगा उसमें 0.75% का टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। इवन इन केस ऑफ B2B ट्रांजेक्शन, मारुति जब अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देगी या हुंडई या होंडा अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देंगी तो उस केस में भी अब उनको टीसीएस अंडर सेक्शन 206C 1H उनको कलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर अर्लियर सेक्शन में जो है अर्लियर प्रोविजन में टीसीएस कलेक्शन नहीं होता था। तो ये भी अब थोड़ा सा जो है हमें ध्यान रखते हुए ये करना पड़ेगा। एंड दैट इज अगेन आई एम रिपीटिंग इट इज एप्लीकेबल इन ऑल केसेस where there is the amount lying as debtors। तो चाहे वो ओपनिंग का हो, चाहे सेल मेड ड्यूरिंग द ईयर का हो, चाहे पिछले सालों का हो, सभी केसेस में अगर पेमेंट 1 अक्टूबर के बाद रिसीव होगी तो आपको जो है 50 लाख के ऊपर जितनी भी पेमेंट रिसीव होगी उसके ऊपर 0.75% और 1% एज द केस में भी उसका आपको क्या करना पड़ेगा, टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो 1 अक्टूबर से अब हमारा अप्लाई हो गई है और इसको हमें उसी स्पिरिट में लेके करना पड़ेगा। अब इसमें सर कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया हो या रह गया हो तो पूछ लो सर गुप्ता जी।
आवाज आपका म्यूट है सर। गुप्ता जी आप म्यूट हो। हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक वी हैव सफिशिएंटली कवर्ड एवरीथिंग। तो भारद्वाज जी, नाउ वी कैन वाइंड अप द मीटिंग, नो इश्यूज। There is no issue, sir. If there is no subject has been deliberated at length, no issues. I think that members are requested to. Someone have a query. If anybody has any query, though you are most welcome at the final stage. Otherwise, we are going to conclude the meeting, sir. Any query for any members is most welcome. अविनाश जी, फीस कितनी रहती है इसमें ज्यादातर? जैसे आप लोग कितनी फीस चार्ज करते हैं आपको अगर कोई केस दिया जाए तो नॉर्मली? किस चीज की सर? यही हो, विवाद से विश्वास। सर 25% ऑफ दी अपील फीस। जो भी आप अपील कराने के पैसे ले रहे हो, हाँ, अगर आप 1 लाख रुपए में अपील कराते हो तो 25,000 रुपए, आप 50,000 में अपील कराते हो तो 12,500 रुपए। सो दिस इज व्हाट वी आर जनरली टेकिंग। क्योंकि क्या है कि कोई भी अपील आपने कराई है तो वो अपील आपने बनाई भी तो होगी। हाँ, ये तो है। और हमारे यहाँ बनाने के तो पैसे किसी ने लिए नहीं होंगे, तो हम तो महान हैं। हम तो लमसम ले लेते हैं 2 लाख रुपए कि भैया वहां के भी दे दे, हमारे सबके दे दे, सब मिला के। नहीं मतलब मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर अपील ऑलरेडी पेंडिंग है तो हमारे प्रोफेशनल ब्रदर जो भी हैं सर, सबने वो अपील बनाने की तो मेहनत करी ही होगी ना सर। यस, काफी वर्किंग करी जब आप विवाद से विश्वास में जाएंगे तो पैसे ले लिए ना, अगर ले लिए तो मेरे सामने वो कहेगा उल्टे दे दो हमारे को, वो कहेगा पैसे तो पहले ही ले चुके तुम हमारे से। सर आई बिलीव फॉर अ नॉर्मल एप्लीकेशन अंडर विवाद से विश्वास एनीथिंग बिटवीन 15,000 to 50,000 इज मोर देन इनफ, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी इंटीग्रेसीज हैं। और अगर आप एवरेजली बात करें तो मेरे ख्याल से 20-25 हजार रुपए तो हमें ले ही लेने चाहिए। और सर अगर नॉर्मल है जिसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फाइल करनी है, फॉर्म लेना है, टैक्स जमा करवाना है और उसके बाद दोबारा फाइलिंग करनी है और अप्रूवल लेनी है। अब इसमें अगर मान लीजिए 154 भी करवाना है, एओ से जाके टैक्स की कंप्यूटेशन भी करनी है, उसको समझाना भी है, तो देन यू मे इंक्रीज योर वर्क अकॉर्डिंगली। इसी में अगर आईटीएटी है तो आईटीएटी वाले क्या कर रहे हैं कि आपको हियरिंग लेना मैंडेटरी कर रहे हैं। अभी हमने वो भी एक इशू रेज किया है प्रिंसिपल सीसी को। सर उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपको फॉर्म 3 मिल गया तो फॉर्म 3 मिलने के बाद आपकी आईटीएटी की अपील जो है, सिंपल आपको लेटर लिखोगे तो विड्रॉ हो जाएगी आपकी अपील। दिस इज व्हाट द रूल्स। बट आईटीएटी इज सेइंग कि अगर आप इस फॉर्म में आते हैं तो यू हैव टू अपीयर बिफोर द बेंच, सबमिट बिफोर द बेंच। हमने ये फॉर्म 3 हमें मिल गया है, इसलिए हम इसको विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अगर वो वाली सिचुएशन आज की डेट में जो चल रही है तो फिर आपको एक हियरिंग आईटीएटी में भी लगानी पड़ेगी उस केस के लिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो लगानी ही है हियरिंग। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो लिखा हुआ है कि यू हैव टू गो एंड सबमिट एन एप्लीकेशन बिफोर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर विड्रॉल ऑफ द अपील। तो सर वो जो अपीयरेंस की जो कॉस्ट है, अपीयरेंस की जो फीस है, वो भी तो उसमें ऐड करोगे सर। हाँ बिल्कुल 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 ठीक बात। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे को लगता है कि आपको अपनी फीस चार्ज करनी चाहिए। तो बट अगर आपको कहीं जाना नहीं है तो सिंपल फॉर्म फाइलिंग करने के उतने ही पैसे, रिटर्न फाइल करने के उतने। ठीक बात है। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्रोफेशनली जज। बाकी डिपेंड करता है कि अपनी कितने क्वांटम कितना बड़ा है ये तो और पार्टी कैसी है, उस तरह से आप कर सकते हैं सर। जी जी। So Bhardwaj ji, please conclude the meeting. Yes, we are highly thankful to Avinash Gupta ji for this wonderful presentation on the Vivad. Avinash ji, please आप ना अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए। I would request the participants कि ना डिस्टर्ब ना करें, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं इनसे या मेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, अविनाश जी इज वेरी कोऑपरेटिव, तो आपका जवाब जरूर आएगा। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9810751999 9810751999। सो ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेम ही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है। आप कभी भी व्हाट्सएप कर दीजिए, आई विल ट्राई टू गिव द रिप्लाई इमीडिएटली। और अगर मुझे समझ में नहीं आएगी क्वेरी और बात करनी होगी तो मैं आपको उसी पे रिप्लाई कर दूंगा कि प्लीज टॉक ओवर फोन। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस में मैं इमीडिएटली कह देता हूं कि आप बात कर लें।
नहीं तो मैं उसका आंसर दे देता हूँ। और ईमेल आईडी मैंने आपको लिख दी है चैट बॉक्स पे, caavinash.gupta@gmail.com। बिल्कुल सिंपल है, caavinash.gupta@gmail.com। नो फुल स्टॉप, नथिंग, कंटिन्यूएशन में है। तो आप इस पे मेरे को मेल करके भी कोई चीज पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही हो इस स्कीम से रिलेटेड, कोई ऑफिसर से आप नहीं मिल पा रहे हो, या वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा है, या आपको कहीं कोऑपरेट नहीं कर रहा, and you want to escalate this matter to a higher authority like Principal Chief Commissioner, so sir, you are most welcome. As NIRC, we have taken this step to bridge the gap between the assessee and AR and the CCIT. तो हम उनको पास कभी भी जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, या आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करा देंगे, आप खुद जाके उनसे मिलें और उनको बताएं। So this is an initiative which we have taken at the institute level. तो आप उसके लिए यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट पर्टिकुलर वो। और पर्सनल लेवल पे तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू एवरीबडी, ऑल माय प्रोफेशनल कोलीग्स। तो कभी भी आप मेरे से कोई भी क्वेरी बात कर सकते हैं, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे पूछना चाहे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, प्लीज, यू आर फ्री टू डू इट। भारद्वाज जी प्लीज। Thank you, sir. Thank you, Avinash ji, for providing such a wonderful opportunity for our members. I am once again thankful to you for this wonderful presentation. I am also thankful to all the participants for making this program a great success. Thank you all of you. About our YouTube channel, Bhardwaj ji, about our YouTube channel. अविनाश जी, हमने एक YouTube चैनल बनाया है, और if you permit us, so we would like to upload your presentation on our YouTube channel on this scheme. Sir, no copyright on my presentation. All yours. और मेंबर्स को भी रिक्वेस्ट कर दीजिए कि सब्सक्राइब कर दें। भारद्वाज जी, कोई भी मेंबर्स अगर कोई भी प्रोग्राम सेमिनार चूक जाते हैं, तो वी विद द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑनरेबल स्पीकर, we upload the presentation on our YouTube channel made in the name of Srinagar Keshapuram CP Study Circle. All the members are requested to go through the link, and if they want anything regarding the past seminars, they can have it on our study circle, this channel. So thank you very much, Avinash Gupta ji. Thank you once again. Thank you. We are. Thank you.